अच्छा, अब जब सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ओलिगोपोली के प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई थॉट कि ये जिस तरह आपकी बुक में है मैं बिल्कुल वैसे ही आपको समझा दूँ रीड करके, जस्ट लाइक समटाइम्स आई डू इन द क्लास, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो आई विल बिगिन फ्रॉम हेयर. There is not a single theory which satisfactorily explains pricing and output decisions under duopoly और oligopoly. यानी कोई एक थ्योरी नहीं है जिसको फॉलो किया जा सके. वजह क्या है? वजह ये इन्होंने 5 वजह दी हैं कि हम कोई एक थ्योरी क्यों फॉलो नहीं कर सकते. Let me see if it's clear. ओके, पहला रीज़न क्या दिया है? द नंबर ऑफ फर्म्स डोमिनेटिंग द मार्केट वेरी. Sometimes there are only 2 or 3 firms which dominate the entire market, and at another time there may be 7 to 10 firms which capture 80% of the market. यानी कभी कभी फर्म्स की नंबर डिफरेंट होता है मार्केट में. यानी कोई एक कुरान का हर्फ नहीं है कि ओलिगोपोली में 3 ही होंगे, 4 होंगे, 7 होंगे. डिफरेंट हो सकते हैं. अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो 2 या 3 हों तो उसको टाइट ओलिगोपोली कहा जाता है. ठीक है, 7 से 10 तक हों और वो मार्केट का मेजर हिस्सा कैप्चर कर रहे हों तो हम उसको लूज ओलिगोपोली कहते हैं. तो सिचुएशंस डिफरेंट हैं, लिहाजा प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के तरीके भी डिफरेंट हो जाते हैं. दूसरी क्या वजह है कि कोई एक थ्योरी हम फॉलो नहीं कर सकते? द गुड्स प्रोड्यूस्ड अंडर ओलिगोपोली मे और मे नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड. यानी हो सकता है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है वो डिफ्रेंशिएटेड हो. अगर सारे की सारी फर्म स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स कर रही होती, नंबर उनका फिक्स्ड होता, तो तब हम एक थ्योरी दे सकते थे. लेकिन चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक थ्योरी पॉसिबल भी नहीं है. The firms under oligopoly sometimes cooperate with each other in the fixing of prices and output of goods. At another time, they prefer to act independently. यानी उनका प्राइस फिक्सेशन पर जो बिहेवियर है ओलिगोपोलिस्ट्स का, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होता है. अगर उनको सूट करता है दूसरी फर्म के साथ कोऑपरेट करना तो वो कोऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, वरना दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सम अदर सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर सिचुएशंस ऑल्सो वेयर बैरियर्स टू एंट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन ओलिगोपोली एंड एट अनदर टाइम दे आर क्वाइट लूज. यानी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है. हो सकता है कि अभी फर्म्स, आप ऐसी सिचुएशन हो कि नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर ना हो सकते हों, और बाज़ दफ़ा ऐसी फैसिलिटेशन स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि फर्म्स जो हैं वो ईज़िली नई इंडस्ट्री को एंटर कर सकें. तो ये इस सिचुएशन की वजह से भी ओलिगोपोली में हम कोई एक थ्योरी नहीं प्रेजेंट कर सकते इक्विलिब्रियम के लिए. पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है, अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन नॉट प्रिडिक्ट विद सर्टेनली द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स इफ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द प्राइसेस एंड आउटपुट ऑफ इट्स गुड्स. Keeping in view the wide range of diversity of market situations, a number of models have been developed. अच्छा, इस पे बाद में आते हैं कि पांचवी वजह इन्होंने क्या लिखी है कि ओलिगोपोली में फर्म्स एक दूसरे का रिएक्शन 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती. लिहाजा हम इसका इक्विलिब्रियम का या प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका भी फॉलो नहीं कर सकते. अब इसका मतलब यही हुआ ना कि ओलिगोपोली में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस होती हैं. अब उन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस को डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट्स फर्म. यानी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ओलिगोपोलिस्ट फर्म कितना प्रोड्यूस कर रहे और कितनी कीमत पर करे. तो उसकी डिफरेंट 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. उन पॉसिबिलिटीज़ में से पहला मॉडल जो है वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली. अब आप कहेंगे कि ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है?
देखिए कल्यूशन ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस पैराग्राफ में कि कल्यूजन का मतलब होता है टू प्ले टुगेदर. When firms under oligopoly agree formally not to compete with each other about the price or output, it is called collusive oligopoly. यानी जब firms आपस में ये decide कर लें formally कि भाई हमने आपस में प्राइस और आउटपुट पर कंपटीशन नहीं करना, यानी मिल बैठ कर कोई एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर ले, एक पॉलिसी अडॉप्ट कर लें, उसको कहते हैं कल्यूड करना, टू प्ले टुगेदर. अब इसमें यहाँ लिखा है द फर्म्स में एग्री ऑन सेटिंग आउटपुट कोटा, यानी जब वो कल्यूड कर जाते हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, वो आउटपुट का कोटा सेट कर लेते हैं कि भाई इस टोटल आउटपुट में से आप इतना प्रोड्यूस करें, मैं इतना प्रोड्यूस करूँगा, कोटा डिवाइड हो जाता है. और फिक्स प्राइसेस या प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं. और लिमिट प्रोडक्ट प्रमोशन या प्रोडक्ट, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था ना कि कंपटीशन का एक तरीका ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो उसकी प्रमोशन लिमिट कर देते हैं. या दे मे एग्री नॉट टू पूच इन ईच अदर्स मार्केट. ठीक है, आई एम नॉट श्योर वेदर पूच इज़ अ राइट वर्ड हेयर, बट आई एम श्योर द राइटर मीन्स टू से दैट दे एग्री नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स मार्केट. The competing firms thus form a cartel, and the member of firms behave as if they are a single firm. यानी जो firms आपस में collude कर जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्टल. और कार्टल बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जब जैसे कोई एक सिंगल फर्म होती है. ठीक है, तो ये तो सब सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई कि कल्यूजन क्या होती है और कल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है. अब आप एक दो जुमलों में कह सकते हैं कि कल्यूसिव ओलिगोपोली एक सिचुएशन है. ठीक है, कल्यूसिव ओलिगोपोली किसे कहते हैं, जिसमें फर्म्स आपस में फॉर्मली एग्री कर जाती हैं, कुछ अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड कर लेती हैं. उन पॉलिसीज़ में क्या आ सकता है, कोटा फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन या प्रमोशन को लिमिट करना आ जाता है. एंड दे डिसाइड नॉट टू इंटरफेयर इनटू ईच अदर्स मार्केट, एंड द फर्म्स दैट कम टुगेदर एंड कल्यूड विद वन अनदर, दे मेक अ कार्टेल. ओके, एंड दे एक्ट लाइक अ सिंगल फर्म. अच्छा, अब प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कल्यूसिव ओलिगोपोली में कैसी होती है. इन अदर वर्ड्स, ये क्या कीमत डिसाइड करते हैं और ये किस प्राइस पर बेचते हैं, ये अब यहाँ पर इस मॉडल में है. For price output determination in a collusive oligopoly, we assume that there are only three firms in the industry and they form a cartel. The products of all the three firms are homogeneous and the cost curves of these firms are identical. अब जाहिर है कोई भी इकोनॉमिक मॉडल है वो हमेशा assumptions की बेस पर एक्सेल करता है. अब इसमें अज्यूम क्या किया गया है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने ये एक मॉडल प्रेजेंट किया है ना, इस मॉडल में उन्होंने जो अजम्पशंस की हैं वो क्या है कि भाई सिर्फ 3 फर्म्स हैं, उन्होंने आपस में कार्टेल बना लिया है, उन सब की प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है और उनके कॉस्ट कर्व्स भी आइडेंटिकल हैं. ठीक है, ये अजम्पशंस हैं. अब इन अजम्पशंस के अंडर फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. अब बजाय इसके कि मैं रीड करूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे बताया था ना कि ओलिगोपोली में आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है और इंडस्ट्रियल रेवेन्यू लाइक एन इन्वर्टेड वी. हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लुक्स लाइक अ टिक मार्क. जहाँ पे एम आर और एम सी बराबर हो जाएंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है. और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 फर्म्स का कार्टेल है ये OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे हैं और बेच रहे हैं. ठीक है, और ये कितनी कीमत पर बेच रहे हैं वो हमें कैसे पता चला, हमने एक्सटेंड कर दिया डिमांड कर्व तक, उससे हमें प्राइस पता चल गई. तो ये OP1 प्राइस पर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है. तो ये यहाँ पर सारा एक्सप्लेन हुआ है. अब मैं इसको रीड करती हूँ, सो यू कैन कंपेयर व्हाट आई हैव सेड. नाउ इन द फिगर द इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 फर्म्स इज़ आइडेंटिकल, यानी कि ये तीनों इंडस्ट्रीज़ का इकट्ठा इन्होंने ड्रॉ कर दिया है.
सो इज़ द केस विद MR कर्व एंड MC कर्व, ठीक है, यानी इनकी कॉस्ट्स भी आइडेंटिकल हैं. द कार्टल्स MR कर्व इंटरसेक्ट्स MC कर्व एट पॉइंट L. जो मैंने कहा कि अब ये तीनों फर्म्स का इकट्ठा मिलाया हुआ है, तो ये इस कार्टल का इक्विलिब्रियम पॉइंट L पर है. Profits are maximized as output OQ1 where MC is equal to MR. The cartel will set a price OP1 at which OQ1 output will be demanded. यानी इतनी प्राइस पर इसकी इतनी डिमांड है. अब आप यहाँ पर आपको आके समझ आएगा कि जो पीछे मैंने ये सारी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्यों दी थी, ताकि आपको बेसिक इक्विलिब्रियम पता होगा तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी. ठीक है, तो ये कार्टल जो है इतनी आउटपुट जो है वो डिमांड में है, इतनी डिमांड हो रही है और ये उसको इस प्राइस पर बेच रहे हैं. Now, having agreed on the cartel price, the members may then compete each other using non-price competition to gain as big share of resulting sales of OQ1 as they can. अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि OQ1 क्वांटिटी डिमांड में है, मार्केट में इतनी डिमांड हो रही है. अब इसमें है तो 3 फर्म्स कार्टेल में, OQ1 में से किस फर्म का कितना शेयर है वो डिपेंड करेगा कि ये नॉन प्राइस कंपटीशन कौन विन कर जाए. ठीक है, तो जो फर्म ज़्यादा अच्छा नॉन प्राइस टैक्टिक इस्तेमाल करेगी वो मार्केट का उतना बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेगी. प्राइस को तो वो नहीं छेड़ सकते क्योंकि उन्होंने एग्री कर लिया है, तो दे विल रेफर टू सम नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन में क्वालिटी एनहांसमेंट हो सकती है, आपकी पैकेजिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं. ये सारे जो हैं ये मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके किसी और तरीके से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. तो फर्म्स इस OQ1 एरिया में से कितना कैप्चर करती हैं, या तो ये डिपेंड कर सकता है उनके नॉन प्राइस कंपटीशन पे, या वो ये भी कर सकती हैं कि वो मार्केट को ये तीनों आपस में डिवाइड कर लें. ठीक है, हर मेंबर अपना कोटा डिवाइड कर ले और जो भी कोटा सबको मिलेगा उसका सम OQ1 के ही बराबर होगा. अब उसमें से फर्म 1 कितना लेती है, फर्म 2 कितना, फर्म 3 कितना, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे. सही है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि या तो वो इसको नॉन प्राइस कंपटीशन से इस एरिया का शेयर हासिल करने की कोशिश करेंगी, और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, द कार्टेल मेंबर्स में एग्री टू डिवाइड द मार्केट बिटवीन देम. जो मैंने आपको कहा, ईच मेंबर वुड बी गिवन अ कोटा, द सम ऑफ ऑल द कोटास मस्ट एड अप टू Q1. In case the quotas exceed OQ1, either the output will remain unsold at OP price or the price would fall. यानी कोटा डिवाइड करने के बाद अगर कोटा एक्सीड कर जाता है इस वैल्यू से तो क्या होगा, अगर OQ की जगह, नाउ आई डोंट वांट टू मेस अप माय बुक, लेकिन ये OQ की जगह अगर यहाँ पर आए तो ठीक है, प्राइस क्या होगी, गिर जाएगी, और वो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा या तो वो अनसोल्ड रहेगा, और अनसोल्ड नहीं रहेगा, बिकेगा तो भी वो कम कीमत पर बिकेगा. तो ये एक मॉडल है कि ओलिगोपोली में अगर फर्म्स कल्यूट करें आपस में और मिल बैठ के कार्टन बना लें तो प्राइस और आउटपुट किस तरह डिटरमिन होती है. सही है, ये सारा ये था. नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, कि नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में फर्म्स किस तरह प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करती हैं. अब इसकी तरफ बढ़ते हैं. अब ये जो नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली है इसको किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल कहते हैं, और यही आपकी कोर्स में क्लियरली मेंशन भी है कि किंक्ड डिमांड कर्व पढ़ाना है आपको. ठीक है, देखें इसको पढ़ाने के लिए मुझे ये भी पढ़ाना पड़ गया कि कल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है. आपको पता होगा कि कल्यूसिव क्या होती है, तो ऑब्वियसली आपको फिर पता चलेगा कि नॉन कल्यूसिव क्या होती है. अच्छा, अब किंक्ड डिमांड कर्व, इसको मैं यहाँ से पढ़ती हूँ. द किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल वॉज डिवेलप्ड बाय पॉल स्वीजी in 1939. According to him, the firms under oligopoly try to avoid any activity which could lead to price wars among them.
पॉल स्वीजी ने ये किंक्ड डिमांड मॉडल जो था वो सजेस्ट किया था, और उसके मुताबिक ओलिगोपोली में फर्म्स एक दूसरे से प्राइस वॉर करना अवॉइड करती हैं। ऑब्वियसली प्राइस वॉर में तो एक लिमिट तक ही प्राइस वॉर की जा सकती है ना, आप कितना एक फर्म के जवाब में अपनी प्राइस को आखिर कितना कम करेंगे, यू हैव टू, देयर हैज़ टू बी अ लिमिट फॉर इट। The firms mostly make efforts to operate in non-price competition for increasing their respective shares of the market and their profit। यानी अगर फर्म्स ने मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्राइस कट वॉर्स जो हैं वो तो एक उसकी एक लिमिट है। उनको किस तरफ जाना पड़ता है, उनको नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ जाना पड़ता है। An analytical device which is used to explain the oligopolistic price rigidity is the kinked demand curve। यानी kinked demand curve डेवलप किया गया एक एनालिसिस के लिए, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि फर्म्स क्यों अपनी प्राइस के मामले में इतनी रिजिड हो जाती हैं। ठीक है। Now, this model operates on fulfilling certain conditions, which in brief are as under। ये भी obviously conditions पर based है। All the firms in the industry are quite developed with or without product differentiation। In other words, ये आपकी assumptions हैं, जैसे इस मॉडल में थी, यहाँ पर भी assumptions हैं। पहली assumption क्या है कि भाई firms जो हैं वो developed हैं, और दे आर विद और विदाउट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। यानी हो सकता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो सकता है ना हो। जबकि कल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या था, कल्यूसिव ओलिगोपोली में आपको मैंने बताया था ना कि उसमें फर्म्स जो हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो यहाँ पर उल्टा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये एक और वो है पॉसिबिलिटी हो गई। अब नंबर 2 क्या है, अजम्पशन ऑल द फर्म्स आर सेलिंग द गुड्स ऑन फेयरली सेटिस्फैक्ट्री प्राइस इन द मार्केट। ठीक है, यानी अच्छी खासी कीमत पर जो है वो फर्म्स अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही हैं, सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उनका फॉर द फर्म्स। If any firm lowers the price of the product to capture a larger share of the market, the other firms follow। यानी अगर एक फर्म ने मार्केट का शेयर कैप्चर करने के लिए कीमत कम की, तो दूसरी फर्म्स भी अपनी कीमत कम करेंगी ताकि वो भी अपना मार्केट शेयर रिटेन कर सकें। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इफ वन फर्म रेजेस द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, द अदर फर्म्स विल नॉट फॉलो द प्राइस इंक्रीज। यानी एक फर्म ने अगर अपनी कीमत बढ़ा ली तो दूसरी फर्म्स अपनी कीमत नहीं बढ़ाएंगी। Some of the customers of the price raising firm will shift to the relatively low priced firms। अब obviously जब लोग तो ऐसे होंगे ना जो ज़्यादा कीमत पर चीज़ को लेने के लिए राज़ी नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या अज्यूम किया गया है कि वो फिर दूसरी फर्म की तरफ मूव कर जाएंगे, उनकी कमोडिटी लेना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि पॉल स्वीजी यूज्ड 2 डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन द मॉडल, दीज आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब पॉल स्वीजी ने किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल दिया था। देखें, यूजुअली तो हम यही पढ़ते आए ना कि डिमांड कर्व जो होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है या ऐसे कर्व की फॉर्म में होता है, उसमें इस तरह किंक अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। पॉल स्वीजी ने इस तरह का एक मॉडल दिया। अब इनके मुताबिक ये क्या है, ये क्या शो करता है, ये देखें, ये किंक्ड, ये जो इसमें ये जो टर्न आ जाता है ना, इसको किंक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये डी डैश इज़ योर किंक्ड डिमांड कर्व। इसके 2 सेगमेंट्स हैं, ये वाला और ये, इसको यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है डी बी और ये दिया है बी डी डैश। और जो प्रेजेंट प्राइस है वो इस किंक पर परसिस्ट कर रही है। यानी मार्केट में यहाँ जो इन्होंने चीज़ लिखी है, जो टेबल बनाया है, उसमें मुताबिक मार्केट में इस चीज़ की कीमत 10 रुपये है और या 10 रुपीज़ है, और 10 रुपीज़ पर ये तकरीबन 120 आउटपुट जो है वो
सेल कर रहे हैं। अब यही थोड़ी एक्सप्लेनेशन आगे लिखी होगी, सो आई विल बी मूविंग बैक एंड फोर्थ ओके विद इन दिस diagram and the text written on the next page. Now in figure, DD dash is a kinked demand curve. It is made up of two segments, DB and BD dash. The demand curve is kinked or has a bend at point B. The kink is formed at the prevailing market price BM rupees 10. The segment of the demand curve above the prevailing price is highly elastic and the segment of the demand curve below the prevailing price is fairly inelastic. ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आपको, जब मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि जितना कोई भी डिमांड कर्व जितना फ्लैट होगा वो उसमें उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, जो जितना स्टीप होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। तो ये जो स्वीजी ने किंक्ड डिमांड कर्व दिया इसमें यही दो इलास्टिसिटीज़ इसने शो की कि भाई इस किंक पे तो एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल है, ये एरिया जो है ऐसी शो कर रहा है डिमांड जो कि फेयरली इलास्टिक है। फेयरली इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, प्राइस कम होगी तो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या उल्टा भी पॉसिबल है। ये मैं आपको जस्ट रीकैप दे रही हूँ कि इलास्टिक का क्या मतलब है। और जब डिमांड कर्व फेयरली लेस इलास्टिक होगा तो उसमें क्या होगा कि प्राइस को आप ज़्यादा कम कर भी दें तब भी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी डिमांड का रिस्पॉन्स कम होगा। यही चीज़ अब आगे इसमें एक्सप्लेन की होगी। लेट्स गो थ्रू दिस। हाँ जी, बिल्कुल यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राइस इंक्रीज़ में क्या हो रहा है, प्राइस रिडक्शन में क्या हो रहा है। तो जो मैंने अभी समझाया है ये वही चीज़ रिपीट की हुई है। If an oligopolist raises the price of his products from rupees 10 to rupees 12, he loses a large part of the market and his sale comes down to 40 units from 120. There is a loss of 80 units in the sale as most of his customers are now purchasing goods from his competitor firms who are selling the goods at rupees 10 per unit. So an increase in price above the prevailing level shows that the demand curve to the left of and above point B is fairly elastic। यानी existing price तो ये थी 10, लेकिन अगर ओलिगोपोलिस्ट कहता है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट 12 रुपए पे सेल करनी है, तो देखिए 10 रुपीज़ पर ये 120 आउटपुट सेल कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस राइज हुई, चूँकि ये बहुत फेयरली इलास्टिक डिमांड थी, प्राइस राइज पे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, तो एकदम से इतनी प्राइस पर डिमांड इतनी कम हो गई है। जो पीछे बोला है ना 40 यूनिट, यानी 120 से डिमांड आ गई 40 पर, 80 यूनिट्स जो थे वो कम सेल होने लगे। इसकी वजह क्या थी कि लोगों ने इस हाई प्राइस पे इस फर्म से लेना छोड़ दिया और दूसरी फर्म से लेने शुरू हो गए। ठीक है, तो इस फर्म का जो प्राइस राइज था उसने उसको बैडली अफेक्ट किया, कस्टमर जो था वो मूव कर गया दूसरी फर्म की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस रिडक्शन में क्या है, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल 10 फॉर इंक्रीजिंग हिज सेल्स, his competitors will also match price changes so that their customers do not go away from them. Let's assume that oligopolist has lowered the price to rupees 4. Its competitors in the industry match the price cut. The sale of the oligopolist with a big price cut of rupees 6 has increased by only 40 units. ठीक है, the firm does not gain as the total revenue decreases with the price cut. The BD dash portion of the demand curve, which lies on the right side and below point B, is fairly inelastic.
अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो केस हमने डिस्कस कर लिया ना कि अगर फर्म प्राइस राइज़ करती है तो उसको क्या उसका क्या अफ़ेक्ट होता है। अब ये जो हमने रीड किया इसमें था प्राइस रिडक्शन का, कि अगर फर्म लेट्स से प्रेज़ेंट प्राइस उसकी 10 थी, वो 6 रुपीज़ अपनी प्राइस कम कर देती है, 4 रुपए पर अपनी कमोडिटी की प्राइस कर देती है। तो दूसरी फर्म्स उसके इस बिहेवियर को देखकर वो भी अपनी चीज़ की प्राइस को कम करेंगे, अपनी कमोडिटी की कीमत कम करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका मार्केट शेयर दूसरी ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो है वो कैप्चर कर ले। तो होगा क्या कि प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी फर्म्स भी अपनी कीमत को कम कर लेंगे, तो मार्केट शेयर वो भी कैप्चर कर लेंगे। लिहाजा कम कीमत पर अब चीज़ ज़्यादा बिकेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिकेगी। देखें, 120 से सिर्फ 160 पर आ गई। ठीक है, तो ये एरिया क्या हुआ, इसने कम इलास्टिसिटी शो की, यानी कि यहाँ पर प्राइस चेंज बहुत ज़्यादा थी। in reaction to this drop of price change, the demand did not change very much. So what will happen? The oligopolist is going to face reduction in his revenue. उसको इस प्राइस रिडक्शन का भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या, इसीलिए तो यहाँ पे शुरू में मैंने बोला था कि ये प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश है ये मॉडल ना, कि प्राइस जो है वो बेहतर रहेगी कि वो प्रेजेंट प्राइस 10 रुपीज़ पे ही फर्म्स सेल करती जाएं। उनको नहीं है फ़ायदा कि अगर वो चीज़ को महंगा करें, वो चीज़ को महंगा करेंगी तो उससे क्या होगा, उनकी बहुत ज़्यादा सेल्स ड्रॉप कर जाएंगी, और दूसरी फर्म्स तो अपनी चीज़ को महंगा कर नहीं रही होंगी, इधर से भी उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। और इस अगर वो अपनी प्राइस को कम करती हैं तो उनको लेस इलास्टिक डिमांड का सामना करना पड़ सकता है। उस सूरत में क्या होगा, अगर उनकी सेल्स बढ़ भी जाएंगी तो प्राइस को इतना ज़्यादा ड्रॉप करने के बाद भी उनकी सेल्स उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगी जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया था। मतलब ये कि दोनों सिचुएशंस में ओलिगोपोलिस्ट को सूट नहीं करता कि वो प्राइस राइज करें या प्राइस गेन करें। इट सूट्स देम टू सेल एट दिस लेवल एट रुपीज़ 10। इसीलिए तो कहा है कि ये प्राइस रिजिडिटी इस मॉडल में एक्सप्लेन हुई है, प्राइसेस टेंड टू रिमेन रिजिड एट वन लेवल। अब यही यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्लेन हुआ है कि the firms in the oligopolist market have no incentive to raise or lower the prices of the goods. They prefer to sell the goods at the prevailing price level due to reaction function. रिएक्शन की वजह से वो उसी प्राइस पे बेचना चाहेंगी। द प्राइस ऑफ रुपीज़ 10 विल देयर फोर टेन टू रिमेन स्टेबल और रिजिड, यानी वो ही रहेगी काफ़ी अरसे तक। As every member of the oligopoly does not see any gain by lowering or raising the price of its goods, यानी उन oligopolists को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा प्राइस को बढ़ाने से या प्राइस को कम करने से। तो प्राइस जो है इट इज़ गोइंग टू बी रिजिड एट इट्स प्रेजेंट लेवल। तो ये एक दूसरा मॉडल था, किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल, या इसको नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में प्राइस और आउटपुट किस तरह डिटरमिन की जाती है, ये सारी सिचुएशन इसमें एक्सप्लेन हुई है। अच्छा, अब तीसरा जो पॉसिबिलिटी ओलिगोपोलिस्ट्स की बाज़ इकोनॉमिस्ट ने दी है वो प्राइस लीडरशिप की हो सकती है। ठीक है ना, एक हो गया कोल्यूसिव ओलिगोपोली के अंडर वो किस तरह डिटरमिन करते हैं, एक हो गया नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली हो किंक्ड डिमांड कर्व में किस तरह बिहेव करेंगे, कैसे क्या उनकी टैक्टिक्स होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी। अब नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप मॉडल, इसको मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ। द फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्ट मार्केट आर नॉट हैप्पी विद प्राइस competition among themselves. They try various methods to maximize joint profits. Price leadership is one of the means which provides relief to the firms from the strains of price competition. यानी प्राइस कंपटीशन एक स्ट्रेसफुल बात होती है, और ओलिगोपोलिस्ट कोशिश ये करते हैं कि वो प्राइस कंपटीशन की तरफ ना जाएं। तो एक तरीका जो होता है वो और उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने
प्राइस कंपटीशन में ना जाते हुए भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। तो इसका एक तरीका प्राइस लीडरशिप मॉडल का हो सकता है, या प्राइस लीडरशिप के ज़रिए वो ये अचीव कर सकते हैं। द फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री विदाउट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी बग़ैर किसी एग्रीमेंट के, accept the price set by the leading firm in the industry and move their prices in line with the prices of the leader firm। यानी आपकी ओलिगोपोली में कोई एक फर्म लीडर की तरह होती है, ठीक है, वो मार्केट को लीड कर रही होती है, वो जो प्राइस सेट करती है बाकी फर्म्स उसी को फॉलो करती हैं, ठीक है, और ये बग़ैर किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के ये चीज़ चल रही होती है। The acceptance of price set by the leader firm maximizes total profits of each firm in the oligopolistic industry। तो इस तरह के तरीक़ाकार में क्या होता है कि प्राइस लीडर जो भी मतलब सारी फर्म्स जो होती हैं ना, प्राइस लीडर फर्म जो है वो तो मैक्सिमाइज करती ही है टोटल प्रॉफिट। जैसे यहाँ मैंने पढ़ा ना, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइस सेट बाय द प्राइस लीडर फर्म मैक्सिमाइजेस द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ईच फर्म, यानी प्राइस लीडर फर्म का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और उसकी फॉलोअर्स का भी, ठीक है। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर कोई एक फर्म मार्केट को लीड कर रही हो। अब इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमारे पास अजम्पशंस हैं। इसमें क्या अजम्पशंस हैं? देयर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, ए एंड बी। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फर्म्स इज़ होमोजीनियस, यानी दो फर्म्स हैं और वो दोनों बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्म ए इज़ लो कॉस्ट फर्म और द डोमिनेंट फर्म एक्ट्स एज अ लीडर फर्म, ठीक है। फर्म ए जो है वो लो कॉस्ट फर्म है और वो डोमिनेंट है, वो लीडर की तरह बिहेव करेगी, बी फर्म उसकी टैक्टिक्स को फॉलो करेगी। बोथ द फर्म्स फेस द सेम डिमांड कर्व, यानी दोनों का डिमांड कर्व बिल्कुल एक जैसा है। ईच ऑफ द टू फर्म्स हैज़ एन इक्वल शेयर इन द मार्केट। द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, अच्छा ठीक है, यहाँ तक था। ईच ऑफ द टू फर्म्स हैज़ एन इक्वल शेयर इन द मार्केट, यानी जितनी भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है उस आउटपुट में दोनों का इक्वल शेयर है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको खुद ड्रॉ करके बताऊँगी क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो में ये इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। लेट्स से आपके पास, लेट मी मूव इट अ बिट हियर। अब ये मॉडल हम प्राइस लीडरशिप मॉडल ड्रॉ करके देखते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं अपनी प्राइसेस एंड कॉस्ट्स, या कॉस्ट्स और रेवेन्यूज़ आप कह लें, ठीक है। चूँकि हमने अज्यूम ये किया कि दोनों फर्म्स का डिमांड कर्व सेम है तो हमने एक डिमांड कर्व बना लिया इनके लिए, एंड वी हैव कॉल्ड इट डी डी डैश, ठीक है। दोनों कर्व्स का सेम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी आइडेंटिकल है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया एम आर से। ये बिल्कुल वही है जैसे जो इन्वर्टेड वी की तरह था, ठीक है। अब ये हमने अज्यूम किया है कि ए फर्म जो है वो लीडर फर्म है, और लीडर फर्म क्यों है? क्योंकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट्स कम है। तो ए फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम नीचे बनाएंगे एम सी और उसके साथ एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा देंगे ए, ठीक है। दूसरी फर्म का मार्जिनल कॉस्ट्स उनकी ज़्यादा है, वो मार्केट को लीड नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनका मार्जिनल कॉस्ट हम ज़रा ऊपर बना देंगे एम सी बी, ठीक। अब आप आ जाए कि ए फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ है? ए फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ है जहाँ पर इनका एम आर और एम सी बराबर है। लेट्स कॉल इट पॉइंट ई, ठीक है। ये इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर ये ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और प्राइस लेवल कितनी है? ठीक है, ये यहाँ ये प्राइस लेवल का कैसे पता चलेगा? डिमांड कर्व पर जहाँ पर हम इसको ले जाते हैं, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी, ठीक है। अब दूसरी फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? इसको यहाँ पर जैसे आपकी बुक में एल लिखा है, मैं भी इसको एल लिख लेती हूँ। दूसरी फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पर है? जहाँ पे
फर्म बी का मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे, वो है ये पॉइंट, एंड दे हैव लेबल्ड दिस एट पॉइंट एफ। और पॉइंट एफ पे, ठीक है, पॉइंट एफ पे अगर आउटपुट निकालें तो वो एन क्वांटिटी है। और यहाँ पर आप ऊपर जाएं तो प्राइस कितनी बनती है, यहाँ पर के लिख लें, ठीक है, चूँकि एक को पी कह दिया है तो एक को के कह दें। अब ये डायग्राम आप देखें वाइल आई रीड द एक्सप्लेनेशन, तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। DD is the demand curve which is faced by each of the two firms. Okay, DD is the demand curve. MR is the revenue curve for each firm. ये revenue curve हो गया दोनों firms का. MC is the marginal cost of firm A and MCB is the marginal cost of firm B. ये रहा MCA और ये रहा MCB. MCA को नीचे क्यों बनाया था, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम थी, फर्म B की कॉस्ट ज़्यादा थी. The leader firm using the marginalistic rule of MC equals to MR is in equilibrium at point E. The firm A maximizes profits by selling OM and setting price at MP. यानी ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि OM क्वांटिटी बेच रहे हैं कितनी प्राइस पे, PM पे, क्योंकि यहाँ से इसकी प्राइस है, ठीक है, या MP. The firm B is in equilibrium at point F where MCB is equal to MR. The firm B maximizes profits by producing ON output and selling it at NK. NK पे उसकी यानी ON क्वांटिटी सेल करेंगे, प्राइस लेवल कितना होगा, NK प्राइस. The firm B has to compete with firm A in the market if firm B fixes price NK per unit. देखिए जो लीडर फर्म थी वो PM प्राइस पर सेल कर रही थी. मैं इसको ज़रा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये ठीक है. लेकिन चूँकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी और इनकी फिर इन्होंने अपनी प्राइस भी ज़्यादा रखी हुई है, वो प्राइस हायर आ रही है PM से KN पे आ रही है. लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं, हायर प्राइस पे बेचते हैं, तो इनको compete करना पड़ेगा फर्म A से, ठीक है ना. ऑब्वियसली हायर प्राइस पे बेचेंगे तो लीडर फर्म से तो आपको compete करना पड़ेगा किसी भी तरीके से. जैसे यहाँ पर लिखा पढ़ा मैंने अभी, द फर्म B हैज़ टू compete फर्म A in the market if firm B fixes the price NK per unit. It will not be able to compete with firm A which is selling goods at MP price per unit. Hence the firm B will be compelled to follow the leader firm A. इस फर्म बी की क्या ज़रूरत कि ये ज़्यादा कीमत पर बेचे. कौन है, अगर फर्म में एक ही जैसी प्रोडक्ट दो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एक महंगा बेच रहा है एक सस्ता बेच रहा है, तो आप किसको फॉलो करेंगे, आप सस्ता बेचने वाले को फॉलो करेंगे. तो फर्म बी की ज़रूरत नहीं है कि वो KN कीमत पर बेचे, इनको भी यही प्राइस फॉलो करनी पड़ेगी, PN, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने अभी बोला. द फर्म B will also charge MP या PN price per unit as set by the firm A. Firm B will also produce QM output like QM नहीं, सॉरी, ये बुक में QM लिखा है, इट शुड बी OM. द फर्म B will also produce OM output like firm A. यानी इनको कम नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये इनको भी ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो टोटल आउटपुट इसका मतलब है डबल हो जाएगी. और टोटल कीमत ये कितनी पे सेल कर रहे होंगे, PM पे. देखिए इस सारी एक्सेस और ग्राफ और इसका मकसद क्या है, इसको ज़रा लेमैन अल्फाज में आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई अगर दो फर्म्स हैं मार्केट में, उसमें से एक मार्केट को लीड कर रही है. लीड करने की वजह क्या है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट्स कम हैं, ठीक है, तो और दोनों बना एक जैसी ही चीज़ रहे हैं, तो मजबूरन दूसरी फर्म को जो
लीडर फर्म है उसकी प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो महंगा बनाकर महंगा सेल करे, ये जैसे महंगा लेवल आ रहा था एन के, इस पे उसको नुकसान है, वो अपना बहुत सारा क्लाइंट लूज़ कर जाएंगे। तो उनको यही करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें और उसको कम उस कीमत पर सेल करें जिस पे फर्स्ट फर्म सेल कर रही है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, द प्राइस लीडरशिप मॉडल। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, टू I have explained it, I've tried to explain it to you as much as I could. इसमें हमने ओलिगोपोली में जो 3 डिफरेंट तरीक़ों से इकोनॉमिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, वो हमने स्टडी किया। कल्यूसिव में, नॉन कल्यूसिव में और फिर प्राइस लीडरशिप मॉडल में। और आपके सिलेबस में ये मेंशन है प्राइस लीडरशिप क्या होती है। सो नाउ यू नो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ प्राइस लीडरशिप। और ये भी किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल मेंशन था, जिसकी वजह से हमें ये भी करना पड़ा था। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।